हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हम 19 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमें देखना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द बिजनेस। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो जो बिजनेस के बाहर हम किसी और से करते हैं, लेकिन रिलेटेड पार्टी हैं वो हम उनको जानते हैं किसी ना किसी तरह, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो एज पर द एस 550 रिलेटेड पार्टीज फॉर आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द ऑडिटर शेल। सिग्निफिकेंट पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? इंस्पेक्ट द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट इफ एनी एंड इवेल्युएट। इंस्पेक्ट करेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बीच में या कोई एग्रीमेंट हुआ है और उसको इवेल्युएट करेगा। अगर the business rationale of the transactions suggests that they may have the enter into engagement in the fundamental financial reporting। अगर बिजनेस रेशनल के हिसाब से ये उसको शक होता है कि जो बिजनेस है उसका और जिस ट्रांजेक्शन में एंटर हुए हैं वो एक फ्रॉडमेंटल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गई है वो फ्रॉड है, तो उस चीज़ को अच्छे से इवेलुएट करेगा। द टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। जो आपके जो टर्म्स हैं ट्रांजेक्शन्स के वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ मीट कर रहे हैं या नहीं, एक्सप्लेनेशन जो मैनेजमेंट ने दी थी उससे कंसिस्टेंट है या नहीं। द ट्रांजेक्शन हैव बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, अकाउंटेड होनी चाहिए और डिस्क्लोज होनी चाहिए एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस दैट द ट्रांजेक्शन हैव बीन अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूवर। ये एविडेंस ऑब्टेन करेगा वो कि जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड है और वो पूरी तरह अप्रूव की गई है। जो आपकी ट्रांजैक्शन है ऑथराइज है और अप्रूव की गई है, इस बात के एविडेंसेस कलेक्ट करेगा वो। सेल्फ रिलीविंग एरर एंड द 4 इलस्ट्रेशन देयरफॉर। सेल्फ रिलीविंग एरर कौन से होते हैं? These are the such errors the existence of which become apparent in the process of compilation of account। ये कुछ errors होते हैं जिनकी existence हमें ये बताती है कि आपकी जो process of the compilation of account है वो सही है या उसको आपको सही करना चाहिए। A few illustration of the such error may be given under showing that how they become apparent। कुछ illustrations में दिए गए हैं जो इसको show करते हैं। Omission to post a part of journal entry through the ledger। आप एक जर्नल एंट्री पोस्ट करना ही भूल गए लेजर में। द ट्रायल बैलेंस इज थ्रोन आउट ऑफ द एग्रीमेंट। जो ट्रायल बैलेंस है आपका वो एग्रीमेंट से बाहर चला गया, लाइक आपने जैसा एग्रीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द परचेज रजिस्टर। आपके जो परचेज रजिस्टर हैं वो टोटल नहीं हुए सही से। कंट्रोल अकाउंट लाइक सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बैलेंस एंड द एग्रीगेट द बैलेंस इन द पर्सनल लेजर विद डिसएग्री। जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट है और जो आपका एग्रीगेट में जो बैलेंस आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा। फेलियर टू रिकॉर्ड द कैश बुक अमाउंट पेड इनटू द विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जो आपका कैश बुक में जो आप अमाउंट पे करने वाले हैं या विड्रॉ करने वाले हैं बैंक से वो आप नहीं कर पा रहे, उसमें फेलियर आ रहा है। या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विल बी शो ऑफ द एरर। जो आपकी BRS है वो एक एरर शो कर रहा है। ए मिस्टेक इन द रिकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम द X इन द अकाउंट ऑफ Y। आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो मिस्टेक हो रही है, लाइक आपको X से लेना था लेकिन आपने Y के अकाउंट में डाल दिया, ये हो गया है। जो स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पार्टीज विल बी रिलीव द मिस्टेक। तो दोनों पार्टीज की जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसमें मिस्टेक शो होगी, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट सर्टेन अपेरेंट एरर्स बैलेंस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली बाय द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बेसिकली इसके थ्रू आपके जो एरर है वो तो सेट हो जाएंगे, लाइक डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम। एक एरर वहाँ हो गया, एक एंट्री वहाँ होगी, एक एंट्री वहाँ होगी, वो आपका बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन उसमें एरर शो करता ही रहेगा वो, बट नॉट बीइंग जनरली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट। लाइक BRS एंड द सेंडिंग मंथली स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट फॉर कंफर्मेशन। आप बेसिकली उसको कंफर्म नहीं करा सकते मंथली बेसिस पर। With reference to the S 250, give the some example or the matter indicate to the auditor about the non-compliances of the law and regulation by the management। S 250 के हिसाब से ये बताओ कुछ एग्जाम्पल देके जो ऑडिटर का है नॉन कंप्लाइंस किया गया है लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से, उसके कुछ एग्जाम्पल दो, क्या हो सकते हो? नॉन कंप्लाइंस ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन बाय द मैनेजमेंट एज पर द S 250, कंसिडरेशन ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल और द मैटर इंडिकेट द ऑडिटर अबाउट नॉन कंप्लाइंस विद लॉ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि जो लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उनका नॉन कंप्लाइंस हुआ है।
लाइक इन्हीं चीज़ों को पता चल जाएगा आपको कि कभी पास्ट में इनका लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई नहीं किया हुआ इन लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी ने आपकी इन्वेस्टिगेशन की हो, लाइक इनकम टैक्स वालों ने, सीबीआई वालों ने, तो अगर उसकी कोई चीज़ है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कंप्लाई नहीं किया था। पेमेंट फॉर द अनस्पेसिफाइड सर्विस फॉर द लोन और कंसल्टेंट, आपने बेसिकली पेमेंट की है किसी अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंट को पेमेंट की है कोई लीगल सलाह लेने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो आपने लॉज को फॉलो नहीं किया। सेल्स कमीशन और द एजेंट फीस दैट अपीयर एक्सेसिव इन रिलेशन टू द ऑर्डिनरी पेड, जो आपके सेल्स कमीशन है या एजेंट की फीस है वो ज़्यादा दिखा रखी है अपने अकाउंट्स में कंपेयर टू आपने जितनी उसको ओरिजिनल पे उसको आपने 10,000 किए हैं लेकिन दिखा आपने यहाँ 1 लाख रुपए दिए हैं। परचेजिंग एट द प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो एट द मार्केट प्राइस, आप बेसिकली अगर कोई चीज़ मार्केट में 10 रुपये की मिल रही है तो आप उसको 25 रुपये में खरीद रहे हो, तो वो भी लॉज एंड कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे हो। अनयूजुअल पेमेंट इन द कैश परचेज इन द फॉर्म ऑफ कैशियर चेक पेबल टू द बियरर, आपने अनयूजुअल पेमेंट्स की हैं कैश में और जो परचेज किया है कैशियर के चेक के हिसाब से वो आप बियरर को ट्रांसफर कर रहे हैं या नंबर ऑफ अकाउंट से आपने ट्रांसफर कर रखा है। अनयूजुअल पेमेंट और द लीगल एंड रिटर्नरशिप फीस, आपने जो लीगल और रिटर्नरशिप फीस है उसके रिगार्डिंग आपने अनयूजुअल पेमेंट्स कर रखी है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विद द कंपनी रजिस्टर इन द टैक्स हेवन, जो आपने पेमेंट की गई है उस पर कोई कंट्रोल नहीं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं की है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपका बेसिकली फेल हो गया है, वो आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा जो आपका सिस्टम आपने बनाया था। और जो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन थी और जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो आपने अनऑथराइज तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं या वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई है। जो आपके मीडिया कमेंट है, लाइक जो न्यूज़पेपर हैं या मीडिया में आपके बारे में फेक न्यूज़ आ रही है, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट ऑफ द ICAI, whether the mandatory or recommendatory. Statements, basically the statement have been issued with a view to securing the compliance by member or the matter which in opinion of the council are critical for the proper discharge of their function. Statement basically इसलिए इशू की जाती है ताकि आपका कंप्लाइंस, जो मेंबर हैं वो एक कंप्लाइंस करें मैटर्स पर जो काउंसिल के ओपिनियन में आ रहा है और जो क्रिटिकल हैं आपके प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस के लिए। जो स्टेटमेंट तो आपकी मैंडेटरी होती है, लाइक अगर आपकी जो ICAI है ये उसने ये स्टेटमेंट दिया आपको कि आपको GST की जो रिटर्न्स हैं अगर आप उसकी फ़ीस आप 1500 से ऊपर रखोगे तो आपको उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। आप उसकी ये नहीं है कि आप 400 रुपये में रिटर्न भर रहे हो तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें फ़ायदा। गाइडेंस नोट्स आर प्राइमरली डिजाइन टू प्रोवाइड अ गाइडेंस ऑन द, नाम से पता चल रहा है कि आपको गाइडेंस देने के लिए बनाए जाते हैं। लाइक GST का आपने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, GST की ट्रेनिंग दे रहे हो आप फ्री, तो आपको गाइड करने के लिए दी जा रही है। ऑन विच दे में डिजायर है द असिस्टेंट रिजोल्विंग द इशू विच में पोज द डिफिकल्टी, बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि आप उन इश्यूज को सोल्व कर सको जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। A member should ordinarily follow the recommendations in the guiding note related to the auditing matter. Basically एक member है वो ये recommendations follow करता है गाइडिंग नोट में जो ऑडिटिंग मैटर्स के रिलेटेड होती है। एक्सपेक्ट सेटिस्फाई इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उन सेटिस्फाई करने के बाद केसेस के सर्कमस्टांसेस को। रिकमेंडेशन इन द गाइडिंग नोट रिलेटिंग टू एन अकाउंटिंग मैटर हैव बीन फॉलोड और नॉट, जो आपकी रिकमेंडेशन दी जाती है गाइडिंग नोट में वो फॉलो की जाएगी या नहीं वो भी काफ़ी डिपेंड करती हैं चीज़ें। इफ़ सेम हैव नॉट बीन फॉलोड, अगर वो फॉलो नहीं की जाती, द मेंबर शुड कंसिडर वेदर कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, देन इस केस में मेंबर क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा सर्कमस्टांसेस उस केस के और उसी के बेसिस पे आपको डिस्क्लोजर देगा। फ्यू गाइडेंस नोट इन केस ऑफ विच काउंसिल हैज स्पेसिफाइड द स्टेट दैट दे हैव बीन कंसिडर्ड एज मैंडेटरी ऑन द मेंबर। कुछ गाइडेंस नोट है जो काउंसिल ये स्पेसिफाई करेगी कि ये कंसिडर किए जाने चाहिए मैंडेटरी मेंबर के लिए या नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इंक्वायरिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट टू इवेल्युएट द सब्सिक्वेंट इवेंट। As per the SA 560, subsequent event in inquiring of the management and
where the appropriate those charged with governance as to whether any subsequent event has occurred that might affect the financial statement। कुछ subsequent event हैं वो बेसिकली आप मैनेजमेंट से इंक्वायर कर रहे हो या वो आपको अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करने पड़ेंगे, और जो आपके अक्कड़ होते हैं बैलेंस शीट की डेट के बाद और आपकी ऑडिट डेट से पहले, तो उस पे क्या है ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा करंट स्टेटस ऑफ द आइटम क्या है, और उसके अकाउंटिंग के बेसिस पे उसको प्रीमली और इनकंक्लूसिव डेटा देना पड़ेगा कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और उसके बेसिस के लिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सारी इंक्वायरी करेगा। लाइक कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो उसको चेक करने के लिए एक ऑडिटर को ये नीचे दी गई इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी। वेदर द न्यू कमिटमेंट और द बोरिंग और गारंटी हैव बीन एंटर्ड, कोई नई कमिटमेंट की गई है या कोई बोरिंग ली गई है या कोई गारंटी दी गई है किसी को। सेल एंड एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स हैव बीन अक्कर्ड, जो आपकी सेल्स और एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स थी वो आपकी एज पर द प्लान बनाई गई है या आपने ऐसे ही किसी को भी सेल कर दी। वेदर देयर हैव बीन इंक्रीज इन द कैपिटल और द इशुएंस ऑफ द डेप्ट, बेसिकली आपका जो इंक्रीज इन द कैपिटल किया गया था या डेप्ट में कोई इशुएंस किया गया था इंस्ट्रूमेंट्स में। वेदर एनी एसेट हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉय फॉर द एग्जांपल बाय द फायर और फ्लड, और जो आपकी कोई भी एसेट्स थी वो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉय फॉर एग्जांपल बाय फायर और फ्लड, जो आपको कोई भी एसेट थी वो अप्रोप्रिएटली आपने डिस्क्लोज की है या कोई जो आपकी एसेट थी वो फायर या फ्लड के द्वारा खत्म नहीं हो गई थी। देयर हैव बीन एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटीजेंसी, कोई कंटीजेंसी लाइबिलिटी है आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग कोई डेवलपमेंट हुई है नहीं। वेदर एनी अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड आर कंटेम्पलेटेड, जो आपकी कोई अनयूजुअल एडजस्टमेंट हुई थी अकाउंटिंग में वो आपने सही से बनाई है या उसको हटा दिया है। वेदर एनी इवेंट have occurred or likely to occur which will bring into the question the appropriateness of the accounting policy, अगर आपका कोई इवेंट हुआ है या होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग आपने अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेट किया है, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन तो नहीं दिए हैं। वेदर एनी इवेंट हैव बीन अकर्ड एट रेलेवेंट टू द मेजरमेंट ऑफ एस्टीमेट, आपका कोई भी इवेंट है जो एस्टीमेट्स को मेजर कर रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टीमेट हुए हैं उनके रिगार्डिंग भी वो कंफर्मेशन लेगा। वेदर एनी इवेंट हैज बीन अकर्ड रेलेवेंट टू द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट्स, जो आपका कोई भी इवेंट हुआ है वो एसेट्स को रिकवर करने के लिए तो नहीं हुआ है, उसका क्या डिसीजन रहा था, लाइक वो चीज़ भी उसको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन ऑफ द बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। बिहेवियर साइंस कैसे लिंक करती है आपकी ऑडिटिंग के थ्रू। द फील्ड ऑफ द ऑडिटिंग एज ए डिसिप्लिन इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ द वेरियस असर्शंस बोथ इन फाइनेंशियल एज वेल एज अ नॉन फाइनेंशियल टर्म। जो आपकी ऑडिटिंग की फील्ड है वो काफ़ी सारे डिसिप्लिन को देखती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के टर्म्स में, इन द व्यू टू प्रूव दैट द वर्सिटी ऑफ द असर्शंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन बाय ऑडिटर ऑन द सेम। ये चीज़ प्रूव करने के लिए जो आपकी असर्शंस हैं और एक्सप्रेशन है ऑडिटर के द्वारा वो बिल्कुल सही है। इट इज़ क्वाइट लॉजिकल that natural that the function of the audit can be performed if only the person possesses a good knowledge about the field if he is conducting such a review। ये बेसिकली लॉजिकल है और ये नेचुरल है कि आपका जो फंक्शनल है और जो ऑडिट है वो परफॉर्म की जाएगी अगर एक पर्सन एक अच्छी नॉलेज रखता है फील्ड के बारे में और कंडक्ट करता है ऐसा रिव्यू। द डिसिप्लिन ऑफ द बिहेवियर साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। जो आपका बिहेवियर साइंस का डिसिप्लिन है वो आपका क्लोजली लिंक्ड होता है ऑडिटिंग के थ्रू। और वाइल द इट मे बी सेड दैट द ऑडिटर पर्टिकुलरली द फाइनेंशियल ऑडिटर डील्स विद द बेसिकली विद द फिगर कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका फाइनेंशियल ऑडिटर होता है वो डील करता है आपके फाइनेंशियल फिगर्स के हिसाब से जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रही है और उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है बहुत सारे बंदों से। एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिटर एक्सपेक्टेड टू डील विद द ह्यूमन बीइंग रेदर देन द फाइनेंशियल फिगर। जो आपके जो इंटरनल ऑडिटर होता है मैनेजमेंट ऑडिटर होता है उसको ज़्यादातर लोगों से डील करना पड़ता है कंपेयर टू फाइनेंशियल नंबर्स। वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन डिजाइनिंग एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज ए पर्सनल। सबसे आपका बेसिक एलिमेंट होता है इंटरनल ऑडिट में डिजाइन करने के टाइम पे पर्सनल। इफ ए साउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर डिजाइन इट कैन नॉट वर्क अनलेस द पीपल हु आर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्पिटेंट एंड द होनेस्ट। तो बेसिकली आपका एक साउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है और वो तब तक वर्क नहीं करता अच्छे से जब तक आपकी एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डिज़ाइन नहीं की जाएगी। द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर is indeed very essential for the auditor so as to effectively discharge his duties। जो आपकी ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होना आपके लिए काफ़ी बेटर है लाइफ के लिए भी और ऑडिट के लिए भी कि आप पीपल स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हो या आप इफेक्टिवली अपनी ड्यूटीज़ को कर सकते हो।
What do you mean by return representations? As the auditor, how you deal with the management does not provide the requested return representations. Return representation is a written statement by management provided to auditor to confirm the certain matter to support the other audit evidence. रिटर्न डॉक्यूमेंट बेसिकली एक रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा जो ऑडिटर को कंफर्म करने के लिए कुछ मैटर्स पे और सपोर्ट करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस को. दीज रिप्रेजेंटेशन आर इन द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये सारी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. इफ द मैनेजमेंट मोटिफाई और डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगर मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देता तो इट मे अलर्ट द ऑडिटर टू पॉसिबिलिटी दैट द वन और मोर सिग्निफिकेंट इश्यूज में एग्जिट. तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट इश्यूज एग्जिट हो रहे हैं वहाँ पे. और फर्दर रिक्वेस्ट फॉर द रिटर्न और रिप्रेजेंटेशन इन मैनी केस में परफॉर्म द मैनेजमेंट टू कंसिडर द सच मैटर. और उस केस में जो ऑडिटर है वो रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को कि आप हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, ओरली या लिख के उसको बोलेगा कि आप हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, देयर बाय एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. और इससे आपकी जो रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी है काफ़ी बढ़ जाती है. Requested written representation not provided by management. If the management does not provide the one or more following required representation, the auditor shall. अगर मैनेजमेंट हमें रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो ऑडिटर क्या करेगा? डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इवेल्युएट द इफेक्ट. इवेल्युएट करेगा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट की और इफेक्ट को इवेल्युएट करेगा कि इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या हो सकता है हमें. टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट. काफ़ी सारे एक्शन लेगा ये डिटरमाइन करने के लिए जो आपका पॉसिबल इफेक्ट हो रहा है ओपिनियन में ऑडिट रिपोर्ट पर, वो सही है या नहीं. The auditor shall disclaim an opinion on financial statement if the management does not provide the written representation. जो ऑडिटर है आपका वो डिस्क्लेम करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप एक अच्छी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. ऑपरेटिंग कंडीशन कास्टिंग डाउट अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशंस. कुछ कंडीशंस क्या होती हैं जो आपको एक डाउट देती हैं गोइंग कंसर्न की अजम्पशंस पर. क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी. मैनेजमेंट ही कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है. लॉस ऑफ द की मैनेजमेंट. आपका जो सीईओ है वो छोड़ के चला गया और उसके लिए कोई बंदा नहीं आया. लॉस ऑफ द मेजर मार्केट. आपकी सारी मार्केट ही चली गई. आप चाइना से माल खरीदते थे, चाइना में बाइकआउट लग गया तो पूरी मार्केट ही चली गई. लेबर डिफिकल्टी. लेबर हड़ताल पे बैठे हुए हैं हर रोज. शॉर्टेज ऑफ द इम्पोर्टेंट सप्लाई. आप रेडीमेड का काम करते हो, कपड़े बेचते हो, लेकिन कपड़ा ही नहीं आ रहा. एमरजेंसी ऑफ द हाई सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर. आपका कंपटीशन रिलायंस से हो रहा है और रिलायंस मतलब दिन पर दिन सस्ते ऑफर देके कस्टमर को एक्वायर करता जा रहा है तो आपकी कंपनी टाइम टू टाइम खत्म हो जाएगी. सबसे बड़ा एग्जांपल जियो और बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स. द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? as per the SA 200, all objective of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with the standard of auditing. और objectives का standard audit के हिसाब से audit करना है. Attitude that include a question mind. Professional skepticism basically ऐसा attitude होता है जिसमें आपका questioning mind होता है. Alert to the condition which may indicate the possible misstatement due to error or fraud. ऐसी conditions के प्रति alert होना जिनसे fraud या error हो सकता है. And the critical assessment of the audit evidence. और audit evidence को critically assess करना ये necessary है. Critical Professional skepticism is necessary to critical assessment of the audit evidence. It includes the questioning contradictory audit evidence and the reliability of the documents. Basically ये include करता है आपकी questioning contradictory audit evidences की और reliability of the document. Response to inquiry and the other information obtained from the management and those with governance. It include the consideration of the sufficiency and the appropriate of the audit evidence. ये basically include करता है आपकी consistency और appropriateness जो audit evidence की हो रही है obtained in light of circumstances. Maintaining the professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is reduce the risk of overlooking unusual circumstances. Basically जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है अगर ऑडिटर ये सोचता है कि ऑडिट करना मतलब ऑडिट सही से करना है मुझे और ये रिड्यूस कर देगा आपके रिस्क ऑफ द ओवरलुकिंग द अनयूजुअल स्टेटमेंट ओवर द जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कमीशन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशंस.
और वाइल ऑब्टेनिंग द रीजनल एश्योरेंस तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। रीजनल एश्योरेंस मेंटेन करते हुए वो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करे, हर बात पे शक करे और उसको अच्छे से जांच करे उसके। कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर द मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ द कंट्रोल एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट। बेसिकली इस चीज़ को कंसिडर करे और पोटेंशियल देखे मैनेजमेंट का कंट्रोल और फैक्ट्स के हिसाब से। दिस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिजाइन टू असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एसिंग द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। और रिक्वायरमेंट भी इस हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए रिस्क और मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को जो फ्रॉड और एरर की वजह से हुई है और जो डिटेक्ट करने में हेल्प करती है मिस स्टेटमेंट्स को। सो इस स्टेटमेंट को सही से एग्री करेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे वीडियो में और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।